आज के मुख्य समाचार। आदित्य ठाकरे शिवसेना मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरे। गाजियाबाद के लोनी के मदरसे पढ़ने वाले बच्चों तालीम देते पंडित राम खिलाड़ी। कोर्ट ने समीर वानखेड़े को क्लीन चिट देते हुए कहा पैदाइशी मुस्लिम नहीं है। बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से चौथे भी महाराष्ट्र तेलंगाना महामार्ग ठप रहा। मुंबई, कभी शिवसेना नेताओं के बजाय बॉलीवुड सितारों और हस्तियों का पक्ष लेने की वजह से आलोचना का सामना करने वाले आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। ठाकरे परिवार के उत्तराधिकारी राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, खासतौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां के शिवसेना विधायकों ने बगावत की है। उन्होंने यह पहल ऐसे समय की है जब उनके पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। आमतौर पर शांत और सौम्य रहने वाले 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे ने पिछले 1.5 महीने से आक्रामक रुख अपना रखा है। वह विधानसभा में मुंबई की वली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह निष्ठा यात्रा और शिव संवाद अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। मंत्री रहने के दौरान आमतौर पर आदित्य ठाकरे को पैंट और शर्ट में देखा जाता था तथा कई बार वह इस पर काले रंग की जैकेट पहने नजर आते थे और उसी रंग के जूते पहने दिखते थे। इसके विपरीत अब उनके माथे पर तिलक होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा और कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह से उनके पिता को हिंदुत्व के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर सवालों का सामना करना पड़ा है। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने इस साल जून में पार्टी नेतृत्व से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार गिर गई थी। लोकसभा में भी पार्टी के 18 सदस्यों में से 12 ने बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। कई पूर्व पार्षद और पदाधिकारियों ने भी पाला बदल लिया है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे को यह बिखराव रोकने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से बहुत अधिक यात्रा कर पाने में असमर्थ उद्धव ठाकरे भी अपने आवास मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। पिछले साल उद्धव ठाकरे की रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था और तब कई सप्ताह तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अपने घर से संभाली थी। बगावत में शिंदे का साथ देने वाले कई विधायकों की शिकायतों की सूची में एक शिकायत थी कि उद्धव ठाकरे उपलब्ध नहीं होते थे। उल्लेखनीय है कि 21 जून को बगावत के बाद से आदित्य ठाकरे पार्टी के मुंबई और आसपास स्थित स्थानीय कार्यालयों का दौरा कर पार्टी काडर को एकजुट रखने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि जल्द ही मुंबई और अन्य बड़े नगर निकायों के चुनाव होने हैं। इससे पहले आदित्य के स्थानीय शाखाओं में जाने की बात शायद ही सुनी जाती थी। उन्होंने मुंबई से परे शिवसेना के मजबूत गढ़, कोंकण और मराठवाड़ा का दौरा भी किया है। आदित्य ने पश्चिमी महाराष्ट्र की भी यात्रा की और यह यात्रा बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में हताश कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाने के लिए थी। आदित्य ठाकरे ने बागियों के खिलाफ तीखे हमलों की शुरुआत की और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो पहले शायद ही सुनी गई हो। उन्होंने बागियों को गद्दार, नाली की गंदगी करार दिया तथा कहा कि उन्होंने उनके पिता की पीठ में तब छुरा घोंपा जब वह बीमार थे। उन्होंने बागियों को विधानसभा से इस्तीफा देकर नए सिरे से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। आदित्य की भाषा को लेकर बागियों ने उन पर निशाना साधा। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले कुछ नेताओं ने भी इसे खारिज किया। सोलापुर की सांगोला सीट से शिवसेना के बागी विधायक शाहजी पाटिल ने कहा कि युवा नेता अपने दादा एवं शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल से काम नहीं चलता। पाटिल ने कहा, आदित्य ठाकरे जैसा बच्चा ऐसा बोलता है। इन विधायकों की उम्र 50-60 साल की है। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों से सम्मान से बात करो, लेकिन पता नहीं उन्हें सिखाया गया है या नहीं। उन्होंने कहा, अगर उनमें ठाकरे जैसा स्तर नहीं होगा तो उनके लिए 50 लोगों की जनसभा को भी संबोधित करना मुश्किल होगा। एक ओर आप हमें गद्दार बताते हैं और दूसरी ओर आप वापस आने की अपील करते हैं। मुंबई, इस्लामिक स्कूल यानी मदरसे में दी जाने वाली तालीम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मदरसे में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं और कट्टरपंथी बनने की शिक्षा देने की बात कही जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मदरसा है जो इन सारे दावों को झूठा करार देता है। जी हाँ, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है इस मदरसे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मदरसे में क्या खास बात है।
कांग्रेस के पदाधिकारियों को किया तिरंगा भेंट, संघ ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए किया आमंत्रित। मिली जानकारी के अनुसार यह मदरसा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर गाजियाबाद के लोनी में स्थित है, जहां पंडित राम खिलाड़ी पिछले 15 साल से यहां पढ़ने वालों को तालीम दे रहे हैं। बताया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 1994 में शुरू की गई मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषयों की शुरुआत ने छात्रों को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं और नौकरियों की तैयारी में मदद की है। मदरसा जामिया अशीदिया की स्थापना वर्ष 1999 में 59 छात्रों के साथ की गई थी, जिनमें ज्यादातर आर्थिक रूप से गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चे थे। मदरसे के प्रिंसिपल राम खिलाड़ी कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसका उदाहरण हूँ। हम मदरसे में वही शिक्षा देते हैं जो दूसरे स्कूलों में दी जाती है। हमारे बच्चे यहाँ नकाब पहनते हैं, हम नमाज के लिए कलमा पढ़ते हैं। हर स्कूल की तरह हमारे भी नियम हैं। उनको कभी यह महसूस नहीं हुआ कि धर्म उनके काम में बाधा है। वो छात्रों और कर्मचारियों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। राम खिलाड़ी का मानना है कि भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। मदरसों के बारे में बुरा बोलने वाले सभी लोगों के लिए उनकी कुछ सलाह है। वो कहते हैं कि शिक्षा हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। हम जो सुनते हैं वो झूठ हो सकता है और जो हम देखते हैं वो झूठ भी हो सकता है। इसके लिए सुनी सुनाई बातों को जज करना चाहिए। मदरसे में कुरान के अलावा हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं और विज्ञान विषय भी पढ़ाए जाते हैं। एक अधिकारी प्रधानाध्यापक हैं। एक शिक्षक के रूप में वो बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ आने से पहले उन्होंने 10 साल तक कई स्कूलों में काम किया, अध्यापन का कार्य किया, लेकिन यहीं पर उन्हें पढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल मिला और नई नौकरी के लिए जाने का कभी मन नहीं किया। छात्र उन्हें पंडित प्रिंसिपल सर कहते हैं। वो बताते हैं कि मदरसे के हेड इमाम नवाब अली कहते हैं कि पहले माता पिता अपने बच्चों को मदरसे में भेजने से हिचकते थे। अब हमारी क्लास फुल हो गई हैं। हम नए छात्रों के बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको भी शिक्षा मिल सके। मुंबई कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। आदेश में कमेटी ने कहा कि समीर वानखेड़े पैदाइशी मुस्लिम नहीं हैं। समीर वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुस्लिम धर्म में प्रवेश किया है, यह बात सिद्ध नहीं होती है। आदेश में कहा गया कि समीर वानखेड़े और उनके पिता हिंदू धर्म के महार -37 अनुसूचित जाति के हैं, ये सिद्ध होता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कामबले और संजय कामबले ने जो समीर वानखेड़े की जात प्रमाण पत्र को लेकर जो शिकायत की थी उसने कोई तथ्य नहीं मिला, इस वजह से उनकी शिकायत को रद्द किया जाता है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की कास्ट सर्टिफिकेट पर उठ रहे सवाल के बाद शिकायत दर्ज की थी। दरअसल मुंबई पुलिस को 2 शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है और जिसे पाने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है ताकि उन्हें एससी कैटेगरी में नौकरी मिल सके। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर कमेटी को वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा दिया था। उन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सिट का गठन कर जांच शुरू की थी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया था। मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र की एक कॉपी पोस्ट की थी, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने एससी श्रेणी के तहत आईआरएस में नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। आईआरएस अधिकारी वानखेड़े पिछले साल एनसीबी से जुड़े थे। इस महीने की शुरुआत में उनके अटैचमेंट को 6 महीने और बढ़ा दिया गया था। चंद्रपुर भले पिछले 2 दिनों से जिले में बरसात नहीं हुई है, किंतु बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से आज चौथे दिन भी महाराष्ट्र तेलंगाना महामार्ग ठप पड़ा है। उसी प्रकार जिले से गढ़चिरौली को जोड़ने वाले गोंडपिपरी आष्टी के बीच वेंगंगा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, इसकी वजह से यह मार्ग भी ठप पड़ा है। आज सुबह एरई के सभी 7 गेट बंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बामनी राजुरा होकर जाने वाले वर्धा नदी के पुल के ऊपर से आज चौथे दिन भी पानी बह रहा है, इसकी वजह से यह मार्ग बंद है।
नतीजा तेलंगाना होकर कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों की ओर जाने वाले भारी वाहन ट्रक बल्लारपुर तक सड़क किनारे खड़े हैं। यह ट्रक नदी किनारे पहुंचने पर अचानक नदी का पानी बने पर ट्रकों को बैक लेने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से नदी का जलस्तर बने पर इन वाहनों को बामनी से बल्लारपुर के पहले ही रोक दिया जाता है। उसी प्रकार राजुरा की दिशा में शहर के पास ही वाहनों को रोका जाता है, जिससे ट्रक चालकों को खान पान की सुविधा हो सके। इसकी वजह से विसापुर टोल नाके के पास वाहनों की लंबी कतार लगी है। वेंगंगा आष्टी के बीच बहने वाली वेंगंगा नदी पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से यह मार्ग भी ठप पड़ा है। भले बरसात नहीं हो रही है, किंतु गोसीखुर्द बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ता है। इरई बांध का जलस्तर आज सुबह 10.15 बजे 206.550 मीटर हो जाने के बाद सभी 7 गेटों को बंद कर दिया गया है। इरई बांध की क्षमता 207 मीटर है। जलस्तर इससे अधिक हो जाने पर इरई बांध के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जानकारों के अनुसार बांध के दरवाजे खोलने के बावजूद यदि पानी सामने जाता है तो इतना अधिक असर नहीं पड़ता है, किंतु वर्धा और इरई नदी आगे जाकर वेंगंगा नदी से मिलती है, किंतु वेंगंगा में पानी अधिक होने की वजह से यह पानी वापस लौटता है। बैकवाटर की वजह से ही जिले में बाढ़ जैसे हालत पैदा होते हैं। 2 दिनों से बरसात न होने के बावजूद आज भी मार्ग बंद होने का यह मुख्य कारण है। इरई के गेट बंद किए जाने से शहर वासियों ने राहत की सांस ली है। इरई बांध के दरवाजे बंद किए जाने से वर्धा नदी का जलस्तर घट रहा है। इसकी वजह से बल्लारपुर से सास्ती होकर राजुरा जाने वाला मार्ग शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद शुरू होने की संभावना है, क्योंकि बल्लारपुर और सास्ती के बीच एक ऊंचा पुल है, किंतु सास्ती गांव के पास नाले में पानी की वजह से यह मार्ग ठप पड़ जाता है। किंतु जिस तेजी से पानी कम हो रहा है, रात में यह मार्ग शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।